जोहार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इतिहास विषय से कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें अलग अलग जनजातियों की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मुंडा मान की शासन प्रणाली हो गई, ढोगलू शोहर शासन प्रणाली हो गई, नागवंशी शासन प्रणाली होगी, पढ़ा पंचायत हो गया, माझी शासन प्रणाली हो गई। तो इस तरीके के अलग अलग शासन प्रणाली है जो आपको पढ़ने और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और ये प्रश्न है कि जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले शब्द। अब कौन सा शब्द है दोस्तों, तो ये शब्द है खूंट। तो खूंट शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है कि खूंट का अर्थ क्या होता है। तो खूंट शब्द का अर्थ होता है एक परिवार। क्या होता है दोस्तों, तो एक परिवार। देखिए पढ़ना क्या है आपको इस सब में, तो जब आप शासन प्रणाली पढ़ रहे हो तो दोस्तों, तो उसमें कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि डाकुआ हो गया, मुंडा हो गया, महतो हो गया, बैगा हो गया, अखड़ा हो गया, शासन हो गया, सरना हो गया, हाथू हो गया। तो ये सारे शब्द जो हैं वो क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, और जैसे कि और भी बहुत सारे आगे आपको शब्द मिलेंगे, जैसे गीती ओड़ा हो गया, घुमकड़िया हो गया, बापला हो गया। तो ये सब कुछ कठिन शब्द हैं जो कि आमतौर पे हिंदी में या फिर आम जीवन में नहीं बोले जाते हैं, वो उन जनजातियों में ही वो चीज का प्रचलन है। और अगर आप झारखंड में नौकरी करना चाहते हैं तो इन सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जनजातियों के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी इंपॉर्टेंट को फोकस करते हुए आयोग ने ये सारे टॉपिक को भी शामिल किया है, जिससे कि आपको अच्छी जानकारी हो और आप इसकी जानकारी रखो। अगर आप ऐसा नहीं रखते हो तो शायद इस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। तो वो कौन सी ऐसी जनजाति है जिसकी शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं, तो ये है हो जनजाति। अब थोड़ा सा हम लोग हो जनजाति के बारे में जाने। झारखंड का जो थोड़ा दक्षिणी का जो क्षेत्र है, कोल्हान वाले एरिया में, इधर इनका संकेंद्रण ज्यादा है हो जनजाति का, और इनके यहाँ जो शासन प्रणाली प्रचलित है वो है मुंडा मान की शासन प्रणाली दोस्तों। तो उस और इनमें, और ये जो हो जनजाति है झारखंड में जनसंख्या के आधार पे ये चौथी बड़ी जनजाति है, और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरह के रीति रिवाज परंपराएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक है इंपॉर्टेंट, वो है युवा गृह। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये युवा गृह जो है ये होता क्या है, जो कि जिसका प्रचलन हो जनजाति में है, और इनके युवा गृह को कहते हैं गीती ओड़ा। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो जनजातियों में युवा गृह का जो प्रचलन होता है, इसमें एक हॉस्टल की तरह होता है। वहां जाकर के जो युवक युवती हैं वहां पर, यहाँ पर रहते हैं, युवक युवती यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ अपनी जनजाति की जो संस्कृति है, कला संस्कृति है, उसको वहां पर सीखते हैं उस युवा गृह में। और उसी तरीके का प्रचलन कुछ हो जनजाति में भी है, जिसको गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। एक और प्रचलन है दोस्तों, वो है वधु मूल्य का। वधु मूल्य क्या होता है, वधु तो आप सभी समझ ही रहे हो, दुल्हन को वधु कहते हैं। तो और वर समझ रहे हो, दुल्हा को वर कहते हैं। तो वर पक्ष की तरफ से, यानी कि दुल्हा की तरफ से वधु को, यानी कि दुल्हन के तो को कुछ मूल्य जो दिया जाता है, यानी कि उपहार के स्वरूप कुछ दिया जाता है, उस मूल्य को कहते हैं वधु मूल्य। तो उस वधु मूल्य का भी प्रचलन हो जनजाति में है, और उस वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, उस वधु मूल्य को हो जनजाति में गोनोंग कहते हैं, गोनोंग। ठीक है, तो ये गोनोंग हो गया और गीतियोड़ा हो गया। तो आपने ये जाना भी कि युवा गृह किसको कहते हैं, आपने ये भी जाना कि वधु मूल्य क्या होता है, और थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो जनजाति से संबंधित मिल गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कोशिश ये है अधिक से अधिक क्वेश्चन को आज की क्लास में शामिल करूं। जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पट्टी से क्या तात्पर्य होता है, पट्टी किसे कहते हैं, तो ये पट्टी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, एक गांव को पट्टी कहते हैं, एक ग्राम पंचायत को पट्टी कहते हैं, कई गांवों के समूह को पट्टी कहा जाता है, और एक ही कुल के सभी सदस्यों के समूह को पट्टी कहा जाता है। तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कई गांवों के समूह को क्या कहा जाता है, तो पट्टी कहा जाता है। अब देखिए मान लीजिए एक गांव है, ये वाला, यहाँ पर एक गांव है, ठीक है, यहाँ एक गांव है, और इस पूरे गांव के जो समूह को क्या कहेंगे, इसी समूह को क्या कहते हैं, तो इसी समूह को पट्टी कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को, तो कई गांव के समूह को पट्टी कहा जाता है जनजातीय शासन प्रणाली में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संथालों के शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। देखिए झारखंड में एक जनजाति निवास करती है, वो है संथाल।
जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये है संथाल, 1 नंबर पे। ठीक है, अब सबसे अधिक जनसंख्या है इनकी। और इनका संकेंद्रण कहाँ है दोस्तों? तो ये इनका ओहो, फिर मैं भारत का मैप बना रही हूँ। आजकल मुझे भारत का मैप बनाते बनाते आदत हो गई है। अनअकैडमी पे मैं पढ़ाने लगी हूँ, तो फिर वहाँ भारत का पूरे नेशनल आपको कवर करने होते हैं, तो भारत का मैप वहाँ मैं बताती हूँ। देखिए, जो संथाल जनजाति जो है, इनका संकेंद्रण संथाल परगना के क्षेत्र में है। इधर ये जो एरिया है, ये संथाल परगना का क्षेत्र कहलाता है। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से? तो एक संथाल परगना का प्रमंडल हो गया, एक उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, एक दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, एक पलामू प्रमंडल हो गया, ठीक है, एक कोल्हान प्रमंडल हो गया। कितना हो गया? पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान हो गया 4, और ये संथाल परगना 5। तो 5 प्रमंडल है झारखंड में। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं ताकि आपको आज के क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाए। देखिए, तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संथालों के शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथालों के शासन प्रणाली में जो इनमें मांझी परगना शासन प्रणाली प्रचलित है, उसमें धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं। क्या कहते हैं? नायके कहा जाता है। ठीक है, और इनमें जो शासन प्रणाली प्रचलित है संथाल जनजाति में, तो ये है मांझी परगना शासन प्रणाली। क्लियर है? जैसे कि हो जनजाति में आपने भी क्या पढ़ा? मुंडा मान की शासन प्रणाली। उसी तरीके का संथाल जनजाति में आपने क्या पढ़ा? तो मांझी परगना शासन प्रणाली। और ये इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसको नायके कहते हैं। तो अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों कि नायके किसे कहते हैं, तो ये कौन सा नायके जो है वो किस तरीके का काम करता है? तो धार्मिक क्रियाकलाप में ये जुड़ा हुआ रहता है नायके। आपको ये भी प्रश्न ऑप्शन में आ सकता है कि राजनीति से संबंध है या धार्मिक से संबंध है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। 6 जेपीएससी में आपसे बैगा से प्रश्न पूछा गया था कि बैगा किसे कहते हैं, उसका क्या काम होता है बैगा का? तो धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित उनके काम होते हैं। और देखिए, अगला प्रश्न है कि जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पाहन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी आपने मैं रिकॉल भी आपको कराते हुए चलूंगी ताकि आपको याद रहे। अगर आप पहली बार ये सब चीज पढ़ रहे हैं और आपने अभी अभी सोच के रखा है कि नहीं 20 दिन के बाद जो एग्जाम है वो आपको देना ही है, तो बहुत जरूरी है। देखिए, पाहन का क्या महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है? पाहन कौन होता है? तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो महत्वपूर्ण स्थान जिसे मतलब उसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न है कि जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पाहन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और जिसे निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो पाहन को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कालो के नाम से जानते हैं। कालो भी कहते हैं पाहन को। और कालो या फिर जो पाहन, ये धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं दोस्तों। किस जनजातीय शासन व्यवस्था में ये धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं। पाहन का काम होता है पूजा पाठ कराना, उसी तरीके से कालो का भी काम होता है, तो इससे ये जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कालो। अगला प्रश्न है, पहले मैं प्रश्न ले लेती हूँ, उसका आंसर करा देती हूँ, फिर उसका मैं व्याख्या कराऊंगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत करटाहा, एक शब्द आपको और मिला करटाहा, इसके निम्नलिखित कार्य क्या होते थे? तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? पाहन के बारे में जाना, आपने मुंडा मानकी के बारे में जाना, आपने कालो के बारे में जाना, आपने नायके के बारे में जाना। तो ये सारा चीज आपने क्लियर कर लिया। अब एक नया शब्द आपको मिल रहा है, वो है करटाहा। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत करटाहा जो है वो कौन सा कार्य जो है वो करता था? तो गांव के लोगों की बैठक बुलाने का काम करटाहा का होता है, या गांव के झगड़े और मुसीबतों के निपटारे कराने का काम जो है वो करटाहा का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको है कि केवल एक, यानी कि केवल ये सही है, गांव के लोगों को बैठक बुलाना, या फिर केवल ख सही है, केवल गांव के झगड़ों को मुसीबतों का निपटारा करना, या फिर दोनों काम ये करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ना दोस्तों करटाहा, तो ये दोनों काम करता है। गांव के लोगों की बैठक को भी ये बुलाता है और साथ ही साथ गांव के झगड़े और मुसीबतों का भी निपटारा ये करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक गांव है, यहाँ पर मीटिंग बुलानी है, कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, तो उस बैठक को कौन कराएगा? तो यही करटाहा कराएगा। ठीक है, करटाहा का ये काम होता है। और गांव में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसके निपटारा कराने का भी काम करटाहा का होता है। तो अलग अलग जनजातियों में ये सारे अलग अलग तरीके का पोस्ट है। तो ये है करटाहा ये जनजातीय शासन प्रणाली में, तो करटाहा का ये काम होता है। तो दोनों ही काम इनका है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उरांव शासन व्यवस्था से, देखिए उरांव, जैसे अभी तक आपने हो के बारे में जाना,
संथाल के बारे में थोड़ी चीजें मैंने बताई हैं। थोड़ा सा उरांव के बारे में भी आप जान लीजिए। उरांव भी एक जनजाति है झारखंड की, जो जनसंख्या के आधार पर दूसरी बड़ी जनजाति है। तो कैसे क्वेश्चन है यहाँ से, तो देखिए, तो उरांव शासन व्यवस्था के अंतर्गत भूइहर का क्या अर्थ होता है। अब एक नया शब्द है भूइहर। अब इसका क्या अर्थ होता है, भूइहर किसे कहते हैं। तो और देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। जंगल को साफ करके खेत बनाने वाले प्रथम लोग, जंगल को साफ करके खेत बनाने वाले दूसरे लोग, और केवल जंगल साफ करने वाले लोग, और धार्मिक कार्य करने वाले लोग। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल को साफ करके खेत बनाने वाले लोग। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं कि ये प्रश्न इस तरीके के क्यों पूछे गए, आखिर भूइहर होते कौन है। उरांव जनजाति में है ये शब्द आता है भूइहर। तो जो उरांव जनजाति का आप सभी को पता है कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। कुछ यहाँ की मूल जनजातियां हैं जो शुरू से यही हैं, और कुछ जनजातियां जो हैं वो बाहर से आई हुई जनजातियां हैं। उसमें उरांव भी एक शामिल है जो बाहर से आई हुई जनजाति है। अब जैसे उरांव जनजाति, ये जब झारखंड में जब इनका प्रवेश हुआ, झारखंड के क्षेत्र में, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जंगल झाड़ की प्रधानता है भी, और पहले भी थी। पहले तो और भी ज्यादा जंगल होंगे, तो कृषि के लिए भूमि कम होगी जहां पर आप खेती बाड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जंगल थे, तो उस जंगल को काट करके, उसको काट करके और वहां पर खेती योग्य भूमि बनाने का काम इन्होंने किया। तो और उन्होंने इस जंगल को काटा और यहाँ पर खेती योग्य इन्होंने भूमि बनाया। तो जो भूमि जो हुई वो भूमि भूइहरी भूमि कहलाई। इस भूमि को क्या कहेंगे, इस भूमि को कहेंगे भूइहरी भूमि। ठीक है, और जिन्होंने इस तरीके की भूमि को बनाया तो इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं भूइहर। ठीक है, और जो गांव इस तरीके से बसे, मान लीजिए कि आप सभी को पता है कि जब विकास का क्रम होता है उसमें जब कृषि होने शुरू होते हैं तो वहां पर धीरे धीरे अस्थायी लोग निवास करना शुरू कर देते हैं। तो जब अस्थायी लोग यहाँ रहना शुरू हो गया तो ये इस तरीके के गांव भी यहाँ पर बसने शुरू हो गए। तो जो गांव बसा उसको भूइहरी गांव कहा गया। तो भूइहरी गांव, भूइहरी भूमि, भूइहर किसको कहते हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि आप सभी कहीं कंफ्यूज होंगे और कहीं भी इसको भूलेंगे। तो ये उरांव जनजाति से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सीएनटी एक्ट भी पढ़ना उसमें भी ये शब्द आपको मिलेंगे। और चलिए तो जंगल को साफ करके खेत बनाने वाले पहले लोग, इन्हीं को भूइहर कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन से क्या तात्पर्य है। क्लियर है, शासन, शासन किसे कहा जाता है, ये मुंडा शासन व्यवस्था में प्रचलित है, शासन की व्यवस्था। अब शासन क्या होता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि जनजातियों में शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शासन का मतलब होता होगा कि कहीं पर रूल करना, कहीं पे न्याय देना, ये सब कुछ। ऐसा नहीं है, जो शासन होता है आपके सोच से बिल्कुल विपरीत है। वो होता क्या है, तो जो मुंडा जनजाति है, तो मुंडा जनजाति में अलग अलग तरह का प्रचलन है। अब जैसे कि मान लीजिए उनमें पंचायत को बैठाना होता है, या फिर नृत्य, सामूहिक धार्मिक क्रियाकलाप करने होते हैं, नृत्य का आयोजन करना होता है, तो उसके लिए एक अखड़ा जगह होता है, एक स्थान होता है, उसको अखड़ा कहते हैं। ठीक है, अखड़ा होता है। उसी तरीके से शासन जो है वो एक जगह का नाम है। ठीक है, शासन एक स्थान होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को दिख रहा होगा, आज के क्लास में पूरे बोर्ड अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड मैंने रखा है और बहुत सारे लाइट वाइट को भी मैंने चेंज किए हैं। देखिए शासन किसे कहते हैं, तो ये मुंडा जनजाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उस शासन जो जगह है वहां पर उनको दफनाया जाता है। तो ये वही जगह है जहां पर शवों को दफनाया जाता है, ये शासन होता है। और यहाँ ऑप्शन में क्या क्या था, देखिए ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था, मैं चाहूंगी कि सारे ऑप्शन को डिटेल में बताऊं। तो शासन को तो आप जान ही लिए, जहां शवों को दफनाया जाता है, ये शवों को दफनाने वाला जगह शासन कहलाया। अब अलग अलग स्थानों को जानिए मुंडा जनजाति में। वो स्थान जहां पर पंचायत की बैठक होती है, तो जहां पर पंचायत बैठती है उसको क्या मैंने अभी आपको बताया, तो वो होता है अखड़ा। ठीक है, अखड़ा में पंचायत को बैठक की बुलाई जाती है। फिर वो स्थान जहां शवों को दफनाया जाता है तो ये हो जाता है शासन। फिर वो स्थान जहां गांव के देवता निवास करते हैं, अब देवता निवास करते हैं वो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सरना। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा सरना। तो ये सरना वही होता है जहां पर गांव के देवता जो है वहां निवास करते हैं। फिर ये जगह है वो स्थान जहां युवक युवतियां रात्रि में नाचते गाते हैं, तो अक्सर ऐसा अखड़ा में होता है जहां पर कोई धार्मिक प्रयोजन के समय में या फिर किसी खास मौके पर युवक युवतियां जो है वहां नृत्य करती हैं और संगीत का आयोजन होता है।
तो ये हो गया, आपने थोड़ा सा डिटेल जान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, लास्ट आवर में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है कि आप एग्जाम की तैयारी में। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हो जनजाति से संबंधित है। हो जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया, चौथी बड़ी जनजाति है। झारखंड की जनसंख्या के आधार पर झारखंड के दक्षिण में ये ज्यादा निवास करती हैं और इनकी शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? मुंडामान की शासन प्रणाली कहते हैं। अब तक आपने इतनी जानकारी को ले रखा है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी शाखा हो जनजाति इनमें निम्न में से किसकी शाखा के रूप में जानी जाती है? यानी कि जो हो जनजाति है वो किस जनजाति की शाखा है? कौन सी जनजाति की? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति की। तो मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में तीसरी बड़ी जनजाति और इसी की एक शाखा है ये हो जनजाति। क्लियर है? हो जनजाति इसी की एक शाखा है। अब मुंडा जनजाति के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हम लोग हो जनजाति के बारे में एक बार रिकॉल मैं आपको करा दूं। इनमें गीतियोड़ा का प्रचलन है, गीतियोड़ा युवागृह को कहते हैं और इनके जो वधु मूल्य हैं उसको गोनोंग कहते हैं। अब मुंडा जनजाति के बारे में भी अब हम लोग आगे जानेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। यहाँ सारे ऑप्शन आपके सामने हैं लेकिन आंसर आपके सामने नहीं है। आप सभी की बहुत सारे शिकायतें, मैंने कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से वो सारे शिकायत को दूर करूं। चलिए अब हम लोग जानते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हो मुंडा विश्व के प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के रूप में जाने जाते थे। जो हो जनजाति है वो विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के रूप में जाने जाते थे, हो और मुंडा। फिर अगला है हो मुंडा शासन व्यवस्था काफी समानता है। हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसमें और मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। ये आपको बताना है ये कथन क्या सही है, या फिर ये भी बताना है कि हो और मुंडा जो है विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। क्या दोनों सही है, केवल एक सही है, या केवल दो सही है, क्या दोनों ये दोनों कथन सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ए और बी जो है ना ये दोनों सही है। ये वाला कथन भी सही है और ये वाला भी कथन सही है। हो जनजाति और मुंडा जनजाति इनकी जो शासन व्यवस्था है ना, मुंडा शासन व्यवस्था या हो जनजाति की मुंडा मान की शासन व्यवस्था काफी कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती है। और दूसरा कि ये प्राचीनतम गणतांत्रीय शासन व्यवस्था के रूप में भी इसको जाना जाता है, इनकी शासन व्यवस्था को। तो ये और भी दोनों सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था मूल रूप से कितने स्तर में पाई जाती है। आपको स्तर बताना है कि हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो कितने स्तर में पाई जाती है। एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर या चार स्तर। तो ये आपको क्लियर करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं यहाँ पर आंसर में, तो इसका आंसर हो जाएगा दो आंसर। दो स्तर में ये शासन प्रणाली है, हो जनजाति की जो मुंडा शासन प्रणाली है ये दो स्तर में ये प्रचलित है। ठीक है, दो स्तर ही है इसके, एक स्तर और दो स्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंडा, डाकुआ, दिउरी, यात्री दिउरी किस शासन व्यवस्था से संबंधित है। आपको ये बताना है कि ये सब जो शब्द हैं मुंडा, ये देखिए गांव के प्रधान को यहाँ पर मुंडा कहा जाता है। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है और मुंडा की सहायता करने के लिए डाकुआ होते हैं और ये धार्मिक क्रियाकलाप को देख रेख करता है देवरी, और यात्री देवरी इनकी सहायता करता है। तो इस तरीके की जो अलग अलग शब्द हैं मुंडा, डाकुआ, दिउरी, यात्री दिउरी, वो किस शासन व्यवस्था से संबंधित है आपको ये बताना है। तो क्या मुंडा शासन व्यवस्था में ये सारे शब्द आते हैं, या फिर मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ये सारे शब्द आते हैं, या मांझी शासन व्यवस्था में ये सारे शब्द आते हैं, या खड़िया शासन व्यवस्था में सारे शब्द आते हैं। तो ये आपको बताना है। खड़िया जनजाति में जो शासन व्यवस्था प्रचलित है ये ढोकलो शोहोर शासन प्रणाली प्रचलित है। मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। मुंडा शासन व्यवस्था है ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, मुंडा की शासन व्यवस्था है, ये संथाल की शासन व्यवस्था है और इनकी शासन व्यवस्था है ढोकलो शोहोर। ठीक है, खड़िया जनजाति की ढोकलो शोहोर। अब देखिए ये वाला शासन प्रणाली बच गया मुंडा मान की शासन प्रणाली। ये हो जनजाति की अभी आपने पढ़ा है, हो जनजाति की ये शासन प्रणाली है मुंडा मान की शासन प्रणाली। अब हो जनजाति में जो ये शासन प्रणाली प्रचलित है इसमें इसी शासन प्रणाली में ये सारे नाम आते हैं, मुंडा, डाकुआ, दिउरी, यात्री दिउरी। मुंडा जो होता है वो गांव के प्रधान को, मुखिया को मुंडा कहा जाता है, जो हेड होते हैं उनको मुंडा कहा जाता है। और इनकी सहायता जो कर रहे होते हैं वो कौन है, तो उनकी सहायता डाकुआ करता है। क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे हाथू पंचायत क्या होता है।
हातू पंचायत ये क्या होता है दोस्तों? कुछ अलग अलग आपको नाम यहाँ पर सुनने मिल रहा है, सब याद करते हुए चलेगा दोस्तों, एग्जाम को क्रैक करना है। और जो इतिहास विषय का ये टॉपिक है पंचायत जनजातियों का शासन प्रणाली, यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सीएनटी एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, एसपीटी एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें नहीं पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाएंगे और ये भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे। और समय रहते हुए जब आप नहीं पढ़ पाओगे तो कम से कम ये सारा चीज क्लियर करके रखो। देखिए, हातू पंचायत क्या होता है? तो खुटकट्टी गांव के एक पंचायती व्यवस्था को हातू पंचायत कहते हैं, या फिर खुटकट्टी गांव को मिलाकर बनने वाली व्यवस्था को हातू पंचायत कहते हैं, या सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो खुटकट्टी गांव है उसके एक खुटकट्टी गांव को मिला करके बनने वाली जो पंचायत होती है उसको कहते हैं हातू पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं माफ कीजिएगा ए, खुटकट्टी गांव की एक पंचायत को। देखिए, ये जो खुटकट्टी गांव है उसके एक पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू पंचायत कहा जाता है। एक सिंगल पंचायत को हातू पंचायत कहेंगे। और ये खुटकट्टी क्या होता है दोस्तों? तो जब मुंडा जनजाति जो थी वो जब झारखंड के क्षेत्र में आई, तो आने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, मुंडा जनजाति से संबंधित है ये खुटकट्टी शब्द। तो मुंडा जनजाति जब ये झारखंड के क्षेत्र में जब इनका आगमन हुआ, तो यहाँ आने के बाद वही क्रियाकलाप थे इनके कि यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे। अब इन सभी पेड़ पौधे को काटना और काटने के बाद यहाँ पर खेती योग्य भूमि बनाना, ये काम था। तो ये जो भूमि थी वो क्या कहलाई? तो ये भूमि खूंटकटी, मुंडारी खूंटकटी भूमि कहलाई, मुंडाओं के द्वारा थी कटी हुई। इस भूमि को मुंडारी खूंटकटी भूमि कहा गया। यहाँ पे जो इस तरीके के गांव बसे उसको खूंटकट्टी गांव कहा गया। ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भुइहरी गांव, तो भुइहरी गांव कौन बसाया था? तो ये उरांव जनजाति बसाए थे। खूंटकट्टी गांव जो यहाँ दिया हुआ है ये शब्द, तो ये किसने बसाया था? खूंटकट्टी गांव। तो ये मुंडा जनजातियों के द्वारा बसाया गया ये गांव था जो खूंटकट्टी गांव था। भूमि को क्या कहेंगे? तो मुंडारी खूंटकट्टीदार, ये, और मुंडारी खूंटकट्टी भूमि कहेंगे। मुंडारी खूंटकट्टी भूमि, भूमि को, खूंटकट्टी गांव, गांव को। और जो मुंडा जनजाति जिसने ये काम किया था उसको मुंडारी खूंटकट्टीदार के नाम से जाना जाता है। सीएनटी एक्ट में ये वर्ड जो है काफी प्रमुखता से लिए गए हैं और आपको ये याद रखनी है दोस्तों, मुंडा जनजाति से संबंधित है ये खूंटकट्टी। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि हातू पंचायत क्या होता है? तो जो खूंटकट्टी गांव होता है, जो गांव के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है, तो इसी गांव की एक पंचायत व्यवस्था है, उसी को कहते हैं हातू पंचायत। क्लियर है आपको? अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित सत्य है? नागवंशी शासन प्रणाली, ये भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में सत्य है, सही है, ये आपको बताना है। तो मुगलों के द्वारा नागवंशियों से ली गई कर को मालगुजारी कहा जाता था। देखिए, मुगल जब आए झारखंड के क्षेत्र में, उनका जब आगमन हुआ, तो नागवंशों की शासन जो थी यहाँ पर प्रचलित थी। फणी मुकुट राय जो थे वो इनके पहले जो प्रमुख राजा हुए, जिनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना था, फणी मुकुट राय इनके पहले राजा थे। तो उस समय में नागवंशी जो शासन व्यवस्था थी, तो इस समय में नागवंशियों से जो कर वसूला जाता था उस कर को क्या कहा जाता था? तो वो मालगुजारी कहा जाता था। मुगलों के द्वारा वसूला जाता था नागवंशियों से। क्लियर है? तो मालगुजारी, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जहांगीर के द्वारा दुर्जनशाल को, अब देखिए जो नागवंशी शासन प्रणाली थी उसमें एक प्रमुख राजा थे जिनका नाम था दुर्जनशाल। उन्होंने इस तरीके की मालगुजारी या कर देने से उन्होंने मना कर दिया, और मना कर दिया तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मुगल थे उन्होंने दुर्जनशाल को कैद कर लिया। और ये काम चल रहा था किसके समय में? कौन से मुगल शासक थे? तो ये थे जहांगीर। तो जहांगीर के समय में, ये भी सीजेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो जहांगीर के समय में दुर्जनशाल को कैद करके ग्वालियर के जेल में, वहां पर किला है, ग्वालियर का किला, वहां पर उनको कैद करके रखा गया था। और ये दुर्जनशाल जो है नागवंश से ही संबंधित है, नागवंशी शासन से ही संबंधित है, और मुगलों के समय में उनको कैद किया गया था और ग्वालियर के किले में रखा गया था। 12 वर्षों का कैद इनको हुआ था। तो ये आपको भी जानना जरूरी है। ये भी कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित है और बिल्कुल सही है। अगला जो कथन है वो है कि नागवंशियों की पहली राजधानी सुतियांबे थी।
बिल्कुल सही है, ये भी लाइन सही है। जो फंडी मुकुट राय ने, जो पहले राजा थे नागवंशियों के, तो फंडी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। तो अलग-अलग शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी अलग-अलग बनाई। तो उसी तरीके से जो फंडी मुकुट राय थे, उन्होंने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि अनअकैडमी पे भी क्लास का समय हो रहा है। इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, और कल क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे जितना भी मुझे कराना होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बेसिक जो है काफी अच्छे हो जाएंगे इससे, और इसको कंटिन्यू करते हैं। और सारे टॉपिक जितना जेपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर 2 के हैं, जितने भी टॉपिक हैं और उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं, वो सारे मैं करा दूंगी, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।